नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है निवेश की एबीसीडी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और जैसा कि शो का नाम है, हम हर हफ्ते बाजार के एक जानकार से आपको रूबरू कराते हैं ताकि उनकी बाजार को लेकर समझ और उनकी समझ का फायदा आपके निवेश पोर्टफोलियो को मिल सके। मेरे साथ आज एक बार फिर से बेहद खास मेहमान त्रिदीप भट्टाचार्य, सीआई इक्विटीज एडलवाइस एएमसी। त्रिदीप, नमस्कार, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। और क्या हालचाल बाजार को लेकर नए हाई की तरफ, क्या कहेंगे? सो फार सो गुड ये कहूँगा। आई थिंक ओवरऑल बाजार का जो सूरत हाल है वो देखकर ऐसा लगता है कि आई थिंक ओवरऑल जो अभी एक धन संकट है ऐसा समझ लें, और जो मार्केट इस पे व्यू बनाने की कोशिश कर रहा है वो ये कि क्या रेट्स पीक हो गए हैं, और अगर रेट्स पीक हो गए हैं, इन्फ्लेशन पीक हो गया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एफआईआई फ्लोज क्या हमारे तरफ पॉजिटिव रुख करेंगे, जो काफी समय से नेगेटिव रहा है। आई थिंक अगर आप मार्केट का नब्ज पूछें मुझसे, तो इन द वेरी शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल में ये कंट्रोवर्सी है मार्केट के दिमाग में। सो लेट दैट बी द स्टार्टिंग पॉइंट। एफआईआई इनफ्लो से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से पैसा डाला जा रहा है त्रिदीप, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कई सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि अगर इतना पैसा आना ही था तो सबसे पहले आप गए क्यों भारत छोड़कर? ठीक है, और अब जब आए हैं तो $3 बिलियन से ज़्यादा का पैसा जो है अब तक आ चुका है। और सवाल ये भी है कि अब पैसा जो आ रहा है वो कब तक रहेगा हमारे बाज़ारों में और कब तक सपोर्ट मिलता रहेगा। आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं सिचुएशन को देखकर, और क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो पैसे आ रहे हैं इससे मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ, और उसका कारण एक आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। सो थोड़ा सा पेश धैर्य धरिए, मैं बताता हूँ। वो ये कि ये साल के शुरू से जो हमारा कैलेंडर ईयर 2023 में व्यू रहा है वो था रिसेशन बिफोर रीबाउंड। कहने का मतलब ये कि पहले 6 से 9 महीने ग्रोथ रेट्स, अर्निंग्स एस्टिमेट्स में थोड़ी बहुत मंदी रहेगी। जैसे जैसे हम साल के एंड की तरफ जाना शुरू करेंगे वैसे एक माहौल सा बन सकता है जहाँ पे कि रेट्स पीक हों, इन्फ्लेशन पीक हो, और धीमे धीमे विद ए लैग इकोनॉमीज बॉटम आउट करें। सो साल के बीच में जहाँ पर हम लोग अभी पहुंचे हैं वहां तक हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट्स, अर्निंग्स एस्टिमेट्स में कट, ग्लोबली कह रहा हूँ, ये हमने अभी तक देखा है। और अभी जो लोगों के जहन में बात ये आ रही है कि क्या रेट्स पीक हो गई है, इन्फ्लेशन पीक हो गया है। क्योंकि जब तक अगर रेट्स पीक हो गए हैं, इन्फ्लेशन पीक हो गया है, तब इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ एफआईआई का नॉर्मली रुझान बन जाता है और उस माहौल में आना शुरू हो जाता है। सो मेरे ख्याल में जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपका सवाल अगर मैं लूं कि पहले चले गए अभी वापस आए, इसकी स्टेबिलिटी का क्या दारोमदार है, तो मेरे हिसाब से अगर अगले 2-3 महीने में रेट सही में पीक हो जाते हैं, सही में पीक हो जाता है और वहां से दोनों नीचे की तरफ रुक करते हैं, तो आप पाइएगा कि एफआईआई का फ्लो शायद हमारे देश की तरफ और इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ पहले के मुताबिक ज्यादा हो। और अगर मान लीजिए ऐसा खुदा ना खास्ता पता लगता है कि अगले 1-2 महीने में रेट्स अभी और ऊपर जाने बाकी हैं, तो ये एफआईआई इन्फ्लो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। सो मेरा एज एन इन्वेस्टर हमेशा से ये ध्यान रहा है कि एफआईआई फ्लो पे ज्यादा फोकस ना करते हुए अगर कंपनी के अर्निंग्स एस्टिमेट्स और कंपनीज के जो नतीजे आते हैं उस पर ज्यादा फोकस करें तो पैसे बनने का ज्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल। रेट्स की ही बात करते हैं फिलहाल। कमी की जाएगी अगर इस थॉट को दूर भी रखें, तब भी जो पॉज लिया गया है, क्या संभावना इस पॉज को एक्सटेंड करने की ज़्यादा है? क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितताएं तो अभी भी जस की तस हैं, वो तो बनी हुई है। घरेलू फ्रंट पे हम देखें तो तस्वीर काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हालांकि मॉनसून एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, और जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं उसके मुताबिक कम से कम जून के मिड तक तो लगता ही है कि बौछारें शायद शुरू हो जाएं, लेकिन वो क्या बरकरार रहेंगी इस पर सवाल है। केवल एक मॉनसून को छोड़कर अगर घरेलू फ्रंट पे हम देखें तो हम मजबूती से खड़े हैं। बाजार भी ठीक ठाक एफआईएस का पैसा है और अपनी पकड़ बनाए हुए है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो पॉज लिया गया है वो पॉज क्या एक्सटेंड किया जा सकता है?
ख्याल में तो मैं इंटरेस्ट रेट पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये बोलना बहुत ही मुश्किल है नियर टर्म में कहाँ जाएगा। अगर आप अगले 1-2 महीने में देखें तो मेरे ख्याल में पॉज के चांसेस ज़्यादा हैं कट के हिसाब से, क्योंकि इन्फ्लेशन जो हमने साल के शुरू से पाया है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा स्टिकी है, और जब इन्फ्लेशन स्टिकी होता है, नीचे जल्दी से नहीं आ पाता है, तब उस माहौल में सेंट्रल बैंक्स के लिए सेंसिबल डिसीजन मेकिंग यही होगा कि वो कुछ देर पॉज पे चलें, डेटा को इवेल्युएट करें और उसके बाद रेट कट के बारे में सोचें, क्योंकि बहुत जल्दी रेट कट कर दिए तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सो ये तो हो गई पहली बात। बट जनरली अगर आप ओवरऑल इंडिया का अर्निंग्स एस्टिमेट्स वगैरह को देखें, इंडिया इंक को दो भाग में अगर आप डिवाइड करें, अगर डोमेस्टिक सेक्टर्स और ओवरसीज सेक्टर्स में, डोमेस्टिक सेक्टर्स ने पिछले रिजल्ट सीजन में काफी बेहतर किया है। ओवरसीज एक्सपोर्ट सेक्टर जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उनमें वीकनेस अभी भी जारी है और थोड़ा कंजम्पशन बास्केट में वीकनेस अभी भी जारी है। बट ऑन नेट बैलेंस अगर आप इंडिया इंक को देखें तो हमारे अर्निंग्स एस्टिमेट्स फ्लैटिश टू मार्जिनली डाउन रहे, जबकि रेस्ट ऑफ द ग्लोब में अर्निंग्स एस्टिमेट्स कटे हैं। तो इसलिए थोड़ी हमारी परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर मार्केट्स वापस आई है, और उसको रेस्पेक्ट करते हुए एफआईआई का भी पैसा थोड़ा वापस आया है। ये एक और कारण है एफआईआई का पैसा वापस आने के पीछे मेरे हिसाब से। प्रदीप, ये जो पैसा आ रहा है एफआईआईएस का, ये किन क्षेत्रों में आ रहा है स्पेसिफिकली, अगर आप बता पाएंगे कहाँ पे उनकी दिलचस्पी है, किन सेक्टर्स में और किस तरह की कंपनियों में? मेरे ख्याल में दो एफआई का पैसा जनरली लार्ज कैप की तरफ होता है, बट ओवरऑल जहाँ पे एफआई होल्डिंग्स ज़्यादा हों और जहाँ पे लिक्विडिटी की उनकी कंसर्न ना हो। बट जो पिछले 1-2 महीने में ट्रेंड अपने को देखने को आया है वो ये कि रिस्क एपेटाइट, बिकॉज अर्निंग्स एस्टिमेट स्टेबल है, इसलिए मिड और स्मॉल कैप की तरफ भी थोड़ा रुझान ज़्यादा बढ़ा है। हम भी यही कह रहे हैं कि ओवरऑल पिछले 1 साल को ध्यान में रखते हुए अगर हम रिकमेंड पिछले 1 साल से ये कह रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप जैसे कैटेगरीज और लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कैटेगरीज में इन्वेस्टर्स का थोड़ा ध्यान ज़्यादा हो तो बेहतर हो, क्योंकि वहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट जैसे जैसे ऐसे मैंने कहा रिसेशन बिफोर रिबाउंड, तो धीमे धीमे हम थोड़ा रिबाउंड की तरफ जा रहे हैं। ऐसे माहौल में थोड़ा सा मिड और स्मॉल की तरफ अगर ध्यान ज़्यादा बढ़ाएं, मतलब इन ट्रांचेस, एक बार में नहीं, इन ट्रांचेस इन एसटीपी रूट, तो बुरा नहीं होगा। तो इसलिए पिछले 1-2 महीने में थोड़ा मिड और स्मॉल कैप की तरफ ध्यान ज़्यादा गया है, पर एफआईआई का जो मेन फ्लो है वो अभी तक तो लार्ज कैप की तरफ में भी है, थोड़ा सिलेक्टिवली मिड और स्मॉल कैप में भी देख रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा आपकी एएमसी के ट्रेंड्स पर मैं बात करना चाहूँगी और उसके बाद मेरे ख्याल से एक बार फिर से हम मिड और स्मॉल कैप की बात करेंगे। किस तरह से निवेशकों का निवेश का ट्रेंड आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ फंड्स कैटेगरीज, अगर मैं समझना चाहूँ तो? आई थिंक देखिए पिछले 18 महीने से मार्केट्स फ्लैट रहे हैं, और जब मार्केट फ्लैट रहे हैं तो लेकिन अर्निंग्स एस्टिमेट्स कंपनीज के फ्लैट नहीं रहे। तो पिछले 15 से 18 महीने में अर्निंग्स एस्टिमेट्स 15 से 20% से ऊपर गए होंगे। सो नेट आज के डेट में वैल्यूएशंस आर लॉट मोर रीजनेबल। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग अपने डेटा को क्रंच करें तो आज से शायद 6-9 महीने पहले हमारे मेजॉरिटी पैसा इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सी कैप और लार्ज और मिड कैप जैसे कैटेगरीज में आ रहे थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से मिड और स्मॉल कैप में एक्शन ज़्यादा है, उसके तरफ फ्लो ज़्यादा भी है, और हम लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि जैसे साल के एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे ये थोड़ा कंफर्ट आ रहा है कि इसके आगे जाके इकोनॉमी बॉटम आउट करेंगी। अनिश्चितताएं अभी भी हैं, लेकिन ये शायद लास्ट फेज है अनिश्चितताएं, यहाँ से लेके साल के अंत तक। तो उसका यूटिलाइज करना चाहिए, थोड़ा सा ट्रांचेस में पैसा डाल के बनिस्बत की पैसे मार्केट से दूर रह के, और थोड़ा सा रिस्क कैपिटल बढ़ाते हुए मिड और स्मॉल कैप की तरफ ही हमारा फ्लोज ज़्यादा रहा है। हमारे फ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस कैलेंडर ईयर के आखिरी के 6 महीने क्या बहुत उम्दा होने के आसार आपको लग रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरे ख्याल में जो लास्ट के 6 महीने हैं ये थोड़ा एक ब्रिज है। ये ब्रिज है बिटवीन रिसेशन एंड रिबाउंड, अगर मैं इसको ऐसे पुट करूँ तो अगर आप साल के दूसरी तरफ देखें तो मेरे ख्याल में मतलब अगले साल के शुरुआत में इकोनॉमीज थोड़ा बॉटम आउट वापस ग्रो करना शुरू करेंगे। उसके थोड़ा और आगे जाएं, मिडल ऑफ 2024 में नेशनल इलेक्शंस होंगे, जहाँ पे की उम्मीद है कि मैक्रो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और एक बार मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई
तो अगले 5 साल के लिए फ्रॉम ए मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू बॉटम अप इन्वेस्टिंग के लिए वो काफी सकारात्मक माहौल होगा। सो ये जो अगला 6 महीना है, ये 6 महीना एक ब्रिज है जहाँ पे अर्निंग्स एस्टिमेट शायद वोलेटाइल रहे। हम धीमे धीमे ये जो रेट्स का जो इम्पैक्ट जो पिछले 6 से 9 महीने में 500 बेसिस पॉइंट रेट इंक्रीज हुआ है, उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उससे हम जूझते हुए आगे बढ़े। ये लास्ट उसके 6 महीने हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत अर्निंग्स कट शायद देखने को मिले, बट इस अर्निंग्स कट के समय को मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को केयरफुली यूटिलाइज करना चाहिए मार्केट्स में एक्सपोजर लेने के लिए। तो हम तो ये रेकमेंड कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में एक एसटीपी करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी जहाँ पे वो एक्सपोजर लेना चाहें, ताकि इक्विटीज में अगले साल से जो अमृतकाल कह लीजिए या जो बेहतर समय शुरू हो उसके लिए इन्वेस्टर्स पोजीशन हो सके। तो ऐसा हमारा मानना है। त्रिदीप, डेट में जो टैक्सेशन को लेके बदलाव किए गए हैं वो मेरे ख्याल से एएमसीज के लिए एक झटका तो खैर नहीं, लेकिन एक ऐसा नियम अब लगता है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा मौका भी है जब एएमसीज को ज़रूरत है कि अपने डेट फंड्स को इनोवेट किया जाए और एक बार फिर से निवेशकों को इस कैटेगरी में विश्वास दिलाया जाए, ताकि फिक्स इनकम की जब बात आए तो जो रुझान निवेशकों का बढ़ रहा था इस कैटेगरी को लेकर वो बरकरार रहे। हमने देखा कि पिछले वित्त वर्ष के एंड में, जैसा कि अनुमानित ही था, लोगों का रुझान निवेश को लेकर बढ़ा। लेकिन अब बताएं, अप्रैल से लेकर अब तक अगर मैं समझना चाहूँ तो डेट कैटेगरी में, क्योंकि आपके एएमसी के पास एक से एक डेट के प्रोडक्ट्स हैं और मुख्य तौर पर आप काफ़ी मुखर भी रहे हैं अपनी डेट कैटेगरीज पर बात करने को लेकर, किस तरह से रुझान कम हुआ है, बढ़ा है? आप किस तरह से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, इस कैटेगरी में अभी भी विश्वास दिला रहे हैं? क्योंकि टैक्स का एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा था जो अब नहीं है। सो आई थिंक ये देखिए, आई थिंक अगर आप एक पर्टिकुलर रेगुलेशन से थोड़ा आगे चल के रेगुलेशन का ध्यान किस तरफ है इस पे फोकस करें, तब शायद इन्वेस्टर्स को ये समझ आएगा कि मार्केट किस तरफ इवॉल्व हो रही है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि अभी जो रेगुलेशन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो टैक्स आर्बिट्राज है या फिर जो क्षणिक एडवांटेजेस है, अगर आप ऐसा समझ लें उसको, उससे दूर हट के जो वो एसेट क्लास का अट्रैक्टिवनेस है उसको इवेल्युएट करके आप पैसा डालें, ना कि केवल टैक्स आर्बिट्राज या फिर मान लीजिए कोई लूप होल हो उसको एडवांटेज में लेते हुए। सो लूप होल से निकल करके एसेट क्लास का जो फंडामेंटल अट्रैक्टिवनेस है वो उसको देख करके पैसा डालने की कोशिश करना चाहिए। इस तरफ से अगर आप इसको उदाहरण देकर समझा पाए तो त्रिदीप। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ओवरऑल टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है और जो भी आप डेट कैटेगरी ले लीजिए या इक्विटी ले लीजिए, जो भी एसेट क्लास में आप देखें, ये सबका एक निहित रिस्क पैरामीटर होता है और एक रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो उसको इस फ्रेमवर्क से इवेल्युएट करें एज अपोज टू कि हम 31 मार्च से पहले करें तो शायद कुछ टैक्स आर्बिट्राज मिल जाए, या फिर मान लीजिए प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी के बीच में 15 बेसिस पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट का अंतर है टैक्स आर्बिट्राज, उसको खेलने के बजाय अगर आप रिस्क रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो रेगुलेटर ये कहने की कोशिश करें कि वहाँ पैसे लगाएं जहाँ आपको लगता है कि आपका जो एसेट एलोकेशन है उसमें जो आपके रिटर्न ऑब्जेक्टिव है उसके मुताबिक आपका रिटर्न बने। सो मेरे ख्याल में रेगुलेशन का जो फ्रेमवर्क है वो इस तरफ इन्वेस्टर को लेके जाना चाहते हैं और इन्वेस्टर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। दूसरी जो बात आई है विद रिगार्ड्स टू कैटेगरी अट्रैक्टिवनेस, तो हमारे हिसाब से कोई भी कैटेगरी केवल रेगुलेशन के आ जाने से चेंज नहीं हो जाती, उसका अट्रैक्टिवनेस से वो बरकरार रहेगा। हमने काफ़ी सारा डिमांड देखा 31 मार्च के पहले, क्योंकि वो बंच अप हो गया था, वो धीमे धीमे अभी नॉर्मलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 3 से 6 महीने में सामने आएगा कि स्टेबलाइज ट्रेंड क्या है, और हम अभी भी वो डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो कोई डेफिनेटिव ट्रेंड उसमें से निकल के नहीं आया है। बट इन द मीन टाइम इतना मैं कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट रहे ओवरऑल फ्रॉम द मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट, तो 2 एसेट क्लास में इन्वेस्टर्स का रुझान जरूरी होना चाहिए। एक होता है इक्विटीज, क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखें फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, 4 से 5 साल पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विटीज आर द बेस्ट इन्फ्लेशन हेज। सो क्योंकि कंपनीज में प्राइसिंग पावर होती है, वो उसको पास ऑन कर पाते हैं। और दूसरा एसेट क्लास होता है गोल्ड। सो गोल्ड
एज एन एसेट क्लास में भी लोगों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब अर्निंग्स एस्टिमेट ठीक ना पड़ रहे हों तब गोल्ड उसको रिस्क अवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक मदद करता है। सो थोड़ा सा मीडियम टर्म एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये दो एसेट्स की तरफ जरूर सोचना चाहिए। ये मेरा मुझे याद। न्यूज चैनल में पहली बार एक नई पहल स्टार्टअप जगत की तरफ। ईटी नाउ स्वदेश पर जानिए स्टार्टअप से जुड़े सारे ट्रेंड्स और उनसे जुड़ी हर बड़ी खबर। स्टार्टअप से जुड़ी नई सीरीज सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। महीने की शुरुआत कीजिए अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके। रेगुलरली क्रेडिट स्कोर चेक करना आदत अच्छी है। पैसाबाजार.com पर चेक करें फ्री में। है कोई सुपर सॉल्यूशन? हेल्प करो। 12 साल सीलन नहीं, 14 डिग्री गर्मी घटे। नेरोलैक फार्मा नो डैम प्लस विथ जापानीज टेक्नोलॉजी। बाहुबली ऑफ वाटर प्रूफिंग। Presenting partner IDFC First Bank, always you first. Powered by Google. Associate partner Herbalife. NGO partner Gravitas Foundation. Knowledge partner Amrita Vishwa Vidyapeetham. Associate partner Ekam, a movement for oneness. Associate partner Dream Sports, make sports better. Associate partner Adani. Planet partner Pernod Ricard India. Great news for those who want to rise with India. Now you can get the full download of business, economics, leaders, interviews, analysis, anecdotes, profits, research, results, revenue, bulls, bears, bonds, markets, and more. Your new high seat of business news is here, etnownews.com. नतीजों का आपने जिक्र किया है, तो जो तिमाही नतीजे आए हैं मिक्स बैग रहे हैं। इन्हें देखते हुए आने वाली तिमाहियों को लेकर आप कैसी तस्वीर उभरती हुई आपको नजर आ रही है? मेरे ख्याल में जो मुझे वो अंग्रेजी में कहते हैं ऑन नेट बैलेंस समझ है वो ये है कि अभी सूरत हाल इकोनॉमी का ऐसा है, इंडिया इंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो दो तीन चीजें हो रही हैं। पहली बात, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी तेजी है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, इस तरीके के सिक्लिकल सेक्टर्स में देखें तो हम लोगों को नतीजे अनुमानित नतीजों से कम 20 से 30% ज्यादा मिले। इसका मतलब लोगों ने, कंपनीज ने काफी बेहतर किया। दूसरी तरफ कंजम्पशन की तरफ अगर आप रुख करें तो वहां कंजम्पशन में कंपनीज ने थोड़ा सा हिट लिया है, क्योंकि इन्फ्लेशन का दारोमदार थोड़ा ज्यादा की तरफ रहा है। और जैसे आप कह रही थी, मॉनसून के बारे में थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, वो आगे चल के क्लियर होगा, पर आज के डेट में उसको लेके कंज्यूमर जो है थोड़ा सा डेली खर्चे के बारे में तंग है। मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छे नतीजे आए हैं, कंजम्पशन में थोड़े वीक रहे हैं। आईटी और फार्मा जो ग्लोबल एक्सपोज बिजनेस है, ये थोड़े मिक्स बैक रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी यू लुक एट, नतीजे कुछ अच्छे कुछ बुरे रहे हैं। बट मेरे ख्याल में इन सब में से अगर आप देखें हमारे पोर्टफोलियोज में जहां हम बेट कर रहे हैं और जो मुझे लगता है कि अगले 3-5 साल में ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि एक अच्छा कैपेक्स साइकिल आने का रुझान है। उसी के उस बेसिस पे मैं अगर आप देखूं अगला जो अभी रिजल्ट सीजन गया उसमें मैन्युफैक्चरिंग की तेजी उसके इनलाइन है, और मुझे लगता है कि ये मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक ट्रेंड है जिसका इन्वेस्टर्स फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये मेरे ख्याल में 5 से 7 साल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये हमने अभी अप साइकिल एंटर किया है,
और मेरे ख्याल में इससे जुड़े हुए जो कंपनीज हैं उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा अगले कुछ साल। ये दूसरी बात। और तीसरा जो ट्रेंड मैं बोलना चाहूंगा वो है इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो मुझे लगता है कि जिससे जुड़े हुए कंपनीज ने काफी अच्छे नतीजे दिए हैं और मेरे ख्याल में और बेहतर नतीजे शायद आगे आए। तो इन 3 एरियाज में हमारा सडनली ध्यान इन तीनों की तरफ है, जहाँ कि मतलब कुछ अगर अच्छे कंपनीज मिले तो शायद फायदेमंद हो और ये ट्रेंड काफी बुलंद रहेंगे अगले 2-3 सालों पॉइंट ऑफ व्यू से। रियल एस्टेट को लेकर आपको क्या ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं इतने पॉजिटिव? तो सबसे पहली बात जो मैं ये कहूंगा कि जो एक हाउसिंग अनसोल्ड इन्वेंटरी होती है, मतलब वो फ्लैट्स जो बिल्डर ने बना लिए हैं बट अभी बिके नहीं हैं, ये फ्लैट्स की मात्रा पिछले 10 साल के बनिस्बत सबसे कम है। तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कि ये 10 ईयर लो पे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब सादी भाषा में इन्वेंट्री जो है वो बहुत कम है लोग बिल्डर्स के पास। जब ऐसा हाल होता है तब जनरली देखा गया है कि बिल्डर्स लॉन्चेस करते हैं, नए लॉन्चेस मार्केट में आते हैं और प्राइसिंग थोड़ा सा ऊपर जाता है। और ये काफी यूनिक इंडिया स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर आप यूएस में देखें तो न्यू होम सेल्स 20 से 30% डाउन है। अगर आप चाइना में देखें तो वहाँ की रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी वीक रही है। पर हमारे इंडिया में बॉटम अप ड्रिवन जो रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर है, पर्टिकुलरली ऑन द रेजिडेंशियल साइड, ये दिख रहा है कि यहाँ पे इन्वेंट्री लो है और रेरा कह लीजिए, डीमॉन कह लीजिए, कोविड कह लीजिए, इसके बाद से इतना कंसोलिडेशन हुआ है कि अभी सेक्टर अगले 3-5 साल के लिए शायद बेहतर कर पाए। किस रेट से बेहतर करेगी वो डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पहुंचे और जो उसको कितने हद तक पास ऑन किया जाए। बट नेट डायरेक्शन तो पॉजिटिव की तरफ रहेगा। एक और बात, रियल एस्टेट में जब भी तेजी होती है तब ब्रॉडर इकोनॉमी को काफी अच्छा अपलिफ्टमेंट मिलता है। सो जो हम के शिफ्ट रिकवरी की बात कर रहे थे इतने साल से, उसको एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की तरफ ले जाने की तरफ रियल एस्टेट सेक्टर का भी एक बड़ा हाल होगा। एंड फाइनली मैं ये कहूंगा कि रियल एस्टेट को फ्रॉम ए स्टॉक मार्केट स्टैंड पॉइंट 2 तरीके से खेल सकता है। एक होता है डायरेक्ट प्ले जो बिल्डर्स होते हैं, दूसरे होता है इनडायरेक्ट प्ले जैसे टाइल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह जो कि रियल एस्टेट में लगते हैं। सो हमारा रुझान आज के तरफ इनडायरेक्ट प्लेस की तरफ जा रहा है क्योंकि वहाँ क्लीन तरीके से कंपनीज ऑपरेट कर पाती हैं। बट नेवरदलेस रियल एस्टेट एज ए ट्रेंड हम पॉजिटिव हैं और शायद अगले 5 से 7 साल में डायरेक्शन इसका पॉजिटिव ही रहेगा। क्या ऐसा माहौल आ गया, हालांकि चर्चा में तो ये बात काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो ही गई है कि वक्त है और आने वाले जो 6 महीने हैं वो बहुत अच्छे रहने की संभावना ज़्यादा है। इक्विटी में रीबैलेंस किसी को अगर करना हो तो क्या कुछ किया जा सकता है? किस कैटेगरी में आप हैवी जा सकते हैं? इक्विटी में रीबैलेंस से आपका ध्यान विद इन इक्विटी कैटेगरी और एसेट क्लास से इक्विटी की तरफ आपका सवाल है? केवल इक्विटी में? विद इन इक्विटी, ओके। सो विद इन इक्विटी में मेरे ख्याल में आई थिंक इसका शायद एक ब्लैंकेट आंसर देना गलत होगा। बट मैं ये कहूँगा कि एज ए स्टार्टिंग पॉइंट हर इन्वेस्टर को अपने एडवाइजर के साथ सबसे पहले अपना रिस्क ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट और रिटर्न ऑब्जेक्टिव, ये दो को बैलेंस करते हुए एक एसेट एलोकेशन निर्धारित करना चाहिए। उस एसेट एलोकेशन का जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करना चाहिए एज अपोज टू स्विंगिंग अराउंड बिटवीन वेरियस कैटेगरीज ऑफ इक्विटीज। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि एज ए फंड मैनेजर पिछले 1 साल में जो एलोकेशन है वो किस तरफ शिफ्ट हुआ है और किस तरफ आगे 6 महीने में शिफ्ट होने का अंदाजा है, तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 6-12 महीने में हमारा ध्यान फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप या लार्ज कैप ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज की तरफ ज़्यादा रहा है और हम वहाँ से मूव कर रहे हैं थोड़ा मिड कैप, स्मॉल कैप, फोकस, इस तरीके से जो थोड़ा की रिस्क स्पेक्ट्रम में हाई आते हैं ऐसे स्ट्रेटजीज की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और इसका कारण ये है कि हम पहले हमारा जो व्यू था वो था रिसेशन बिफोर रिबाउंड। तो रिसेशन का जो समय है वो धीमे धीमे ये साल के एंड तक वो खत्म हो जाएगा, फिर रिबाउंड का कार्यक्रम शुरू होगा। सो रिबाउंड होने से पहले अगर हम ऐसे स्ट्रेटजीज में पहुंचे
जहाँ की रिबाउंड से बेहतर बेनिफिट मिल सकता हो ओवर ए लॉन्गर टाइम फ्रेम, तो इन्वेस्टर्स का शायद भला हो। यही थिंकिंग है जिस बेसिस पे मैंने कहा है कि एसेट एलोकेशन थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप की तरफ जाना चाहिए। हालांकि ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसको स्पेसिफिक तौर पे एक इन्वेस्टर को अपने रिटर्न रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं हमें त्रिदीप के अब जिस तरह से बाजार की दशा और दिशा हमें दिखाई दे रही है, आपने ये बता दिया कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को जो है हमें रीबैलेंस करना चाहिए, लेकिन एक जो खबर आ रही है उस पर आपका टेक हम चाहेंगे, जहां पर सेबी ने जो है कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जहां पर जो कीमत चुकानी पड़ती है निवेशकों को फंड के लिए, जो एक्सपेंस रेशियो देना होता है, वो परफॉर्मेंस से लिंक किया जाएगा किसी भी फंड के। ये विदेशी बाजारों में तो हम कॉन्सेप्ट देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर भारत में इसका अमल होता है तो ये कितना सही लगता है आपको, और अगर अमल में इसको लाया जाए तो कैसे लाया जाएगा? मेरे ख्याल में ये जो रेगुलेशन आया है ये बहुत ही ताज़ा है, हम भी उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। बट अगर आप अभी कंसल्टेशन पेपर ही के तौर पे जारी हुआ है जी। करेक्ट। सो इसको अगर एक स्टेप पीछे जाके क्या करना, रेगुलेटर क्या करने की कोशिश कर रहा है उसको समझ रहे हैं तो शायद आंसर बेहतर होगा। और मेरे हिसाब से जो रेगुलेटर ये कह रहा है कि इन्वेस्टर को बेनिफिट सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। सो नेट अगर आप TER कट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, या फिर देखें कि अगर इन्वेस्टर के खर्चे कम होंगे तो शायद ज़्यादा इन्वेस्टर्स इक्विटीज़ की तरफ रुझान करें। अगर ज़्यादा इन्वेस्टर्स की तरफ इक्विटीज़ की तरफ रुझान करें तो मैन्युफैक्चरर जैसे हम हुए या डिस्ट्रीब्यूटर जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सो नेट मेरे हिसाब से जो डायरेक्शन रेगुलेटर डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि आप ज़्यादा वॉल्यूम्स पे फोकस करें रादर देन पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी। और पर यूनिट खर्चे अगर आप इन्वेस्टर्स के लिए कम करें तो उनका ट्रांसपेरेंसी और उनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा हो, और उस क्या कहते हैं उस ऑब्जेक्टिव को मैं सैल्यूट करता हूं, और मैं कहता हूं कि इट्स अ बिग पॉजिटिव। इन द नियर टर्म थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, वो AMCs को एडजस्ट करना होगा, वो मेरे ख्याल में हम लोग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव को थोड़ा सा केयरफुली इवेल्युएट करके मेरे ख्याल में लाना चाहिए। ऐसा उसके डायरेक्टिव्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए, बट डायरेक्शन मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस बेस्ड फीस का अगेन पॉजिटिव है। उसका कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत अभी और सोचने की ज़रूरत है। सो नेट आई थिंक द डायरेक्शन ऑफ द रेगुलेशन इज क्लियरली पॉजिटिव ओवर द मीडियम टर्म। और हम लोग भी इसको यही सोच रहे हैं कि कैसे इसमें इन्वेस्ट करें ताकि इन्वेस्टर का भला हो और विद अ लैग हम लोग सबका भला हो। आखिरी सवाल, FIIs का तो पैसा हम आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन AMC के तौर पर आप कितना % निवेशित हैं, कितना कैश पर बैठे हैं? सो एज एन AMC देखिए हम लोग कैश कॉल नहीं लेते हैं। हमारा ये मानना रहता है कि जो इन्वेस्टर ने हमें पैसे दिए हैं उसको इक्विटीज में लगाने के लिए दिए हैं। अगर उनको कैश में रखना होता तो वो अपने पास रख सकते थे। सो इसलिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कैश हमारे पास में फ्रिक्शनल कैश हम कहते हैं कि हम कोई स्टॉक खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसके लिए जितनी लिक्विडिटी की दरकार होती है उतना हम कैश में रहते हैं। सो हेंस आई वुड से दैट वी आर नियरली फुल्ली इन्वेस्टेड। बट इसको आप मार्केट डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें, ये एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी है कि हम कैश कॉल्स नहीं लेते हैं। मुझे लगता है कि जो वही रिपीट करूंगा जो मैंने आपके इंटरव्यू के शुरू में कहा कि पिछले 18 महीने से इक्विटी मार्केट्स फ्लैट रहा है मोर और लेस। इस 18 महीने में कंपनीज के अर्निंग्स एस्टिमेट्स कम से कम 15 से 20% ऊपर गए हैं, या तो फिर उससे ज़्यादा ही गए हैं। कुछ कम भी होंगे बट ऑन एन एवरेज उस लेवल पे होंगे। तो कुल मिला के मार्केट जो आज 18 महीने पहले एक PE मल्टीपल पे थी वहाँ से कम 15-20% सस्ता हो गया है। सो रिलेटिवली मार्केट वैल्यूएशंस रीजनेबल है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता है या बहुत महंगा है, फेयर वैल्यू के आसपास है। आगे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, जितना अर्निंग्स ग्रोथ होगा उस हिसाब से आपके रिटर्न्स बनेंगे। इस डायरेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए और उन्हीं स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बॉटम अप हो, जो अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस करें। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा करेंगे तो पैसा बन जाएगा।
चलिए त्रिदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने समय निकाला और दर्शकों को उनकी निवेश पोर्टफोलियो निवेश स्ट्रैटेजीज के लिए आज आपने सहायता की। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, थैंक यू।